गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। इस कोरोना महामारी के जंग को विजयी बनाने के लिए आप सब घर पर रहते हुए मैं ईश्वर से मनोकामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ बनाए रखें। इसके साथ साथ हम आपको घर बैठे जो पाठ्यक्रम संबंधी शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं, इसका आप सहर्ष भाव से आप सदुपयोग करें, जिससे आपकी अध्ययन संबंधी बाधा भी दूर हो और आप और हमारे बीच में किसी भी प्रकार की कोई दूरी नहीं हो। मैं आशा करता हूं कि आप इस कोरोना महायुद्ध के जंग को विजयी बनाएंगे और इसके लिए यूनिक शिक्षण संस्थान आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। मैं विद्याधर यूनिक परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ आज मैं मेरा प्रथम वीडियो जो शुभारंभ करने जा रहा हूं, हिंदी साहित्य 12th क्लास के लिए अपना जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस साहित्य के माध्यम से हम आपको बेसिक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसमें व्याकरण संबंधी जानकारी में आज का जो प्रथम वीडियो है छंद, हमें छंद एक चैप्टर है जिसको लेकर के हम शुभारंभ कर रहे हैं। हिंदी में दो तरह की विधा होती है। हिंदी में कहा जाता है कि दो तरह की विधा होती है, एक गद्य और दूसरी होती है पद्य। पद्य रचना में छंद आवश्यक होता है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छंद के बारे में, इस पद्य रचना के बारे में आज समझाना चाहूंगा। छंद क्या है, छंद शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। कहा जाता है कि संस्कृत की चद धातु, संस्कृत की चद धातु से छद शब्द बना और उससे छंद शब्द बना है। इसे चद या छद को ही छंद कहा जाता है। चद शब्द का अर्थ है प्रसन्न करना, अर्थात आह्लादित करना। अतः हम यूं कह सकते हैं कि छंद उस पद्य रचना को ही कहते हैं जो पाठक को प्रसन्नता प्रदान करती है। छंद उस पद्य रचना को कहा जाता है जो पाठक को अर्थात पढ़ने वाले को प्रसन्नता प्रदान करती है, यानी पढ़ने वाला आह्लादित होता है। हम किसी भी पद्य, हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, और ये प्रसन्नता जिसके कारण होती है वही तो छंद होता है। छंद हम पद्य को कहते हैं, अर्थात छंद का अर्थ होता है पद्य। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा है कि छंदोबद्ध पद्य को ही पद्य कहा है। आचार्य विश्वनाथ के विचार हैं छंदोबद्ध पद को ही पद्य कहा गया है। इसी प्रकार हम यूं कह सकते हैं, इसके बारे में हमारे जो दार्शनिक हैं, एक प्राचीन ऋषि थे जिसका नाम था पिंगल। इस छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। पिंगल क्यों कहा गया है? क्योंकि पिंगल एक प्राचीन ऋषि थे जो संस्कृत में छंद रचना के नियम बनाया करते थे। उन्हीं के नाम से इस छंद का दूसरा नाम पिंगल पड़ा। अब इसे हम छंद भी कहते हैं, पिंगल भी कहते हैं, लेकिन अपने यहां पाठ्यक्रम इसको हम छंद लेकर के चलते हैं। काव्य में जो दूसरी विद्या पद्य, पद्य को काव्य भी कहते हैं। हिंदी की जो विद्या गद्य और पद्य रचना है, पद्य में काव्य या कविता आती है। विद्यार्थी इस बात का ध्यान दें कि छंद हमेशा कविता में ही पाए जाते हैं।
किसी भी गद्य रचना में कोई छंद नहीं होता, हमेशा पद्य रचना काव्य या कविता में ही छंद होते हैं। अब इसके बारे में हम आपको परिभाषित करते हुए एक परिभाषा लिखा रहा हूं मैं। लिखिए परिभाषा, अर्थात छंद की क्या परिभाषा है। इसके लिए कहा गया है कि काव्य शास्त्र के नियमानुसार अर्थात काव्य शास्त्र के नियमानुसार जिस कविता या काव्य में वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय आदि का विचार रख कर शब्द योजना की जाती है। शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। छंद कहते हैं। छंद की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दी है, लेकिन यहां एक सरल परिभाषा है कि काव्य शास्त्र के नियमानुसार, काव्य शास्त्र का एक नियम होता है, इस नियम के अनुसार जिस कविता या काव्य में वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, इसमें आप एक शब्द गण भी जोड़ सकते हैं। वर्ण, मात्रा, गण, यति, गति, लय आदि का विचार रखकर या विचार करके जो शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। अर्थात काव्य शास्त्र की कोई भी कविता की रचना की जाती है तो सबसे पहले छंद के नियमों का ध्यान रखा जाता है। अब इसमें जो अलग अलग शब्द हैं इनके बारे में आप जानिएगा। जैसा कि प्रथम शब्द आया है वर्ण। वर्ण किसको कहते हैं? हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहां वर्ण जिसमें लघु वर्ण और दूसरा है दीर्घ वर्ण। लघु वर्ण 4 होते हैं, अर्थात 4 स्वर माने जाते हैं, और दीर्घ वर्ण 7 माने जाते हैं। जो स्वर होते हैं उनमें 11 वर्ण पाए जाते हैं। इन्हीं की मात्रा लगाई जाती है। इनके बारे में आपको जैसे जैसे समझाते जाएंगे। अब देखिए मात्रा क्या होती है। मात्रा स्वर की सहायता से जिन वर्णों का सहयोग लिया जाता है वह उसकी मात्रा है। मात्रा 2 प्रकार की होती है, एक तो ह्रस्व और दूसरी दीर्घ। यह ह्रस्व यानी जैसा कि स्वर को ही मात्रा कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। हिंदी में ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, जैसा कि ए, ई, ओ, री। इनकी जो मात्रा लगती है उनको खड़ी पाई कहा जाता है।
मात्रा का जो संकेत है वो खड़ी पाई के नाम से जाना जाता है। ये चार वर्ण अर्थात ये चार जो स्वर हैं, ये ह्रस्व स्वर जो लघु वर्ण कहलाते हैं। इन स्वरों की सहायता से जो वर्ण बनते हैं वो लघु वर्ण या लघु मात्रा कहलाती है। दीर्घ का दूसरा नाम गुरु होता है। इसी प्रकार दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। इनके अलावा जो 7 कौन कौन से हैं ये अपन देखते हैं। शेष जो बचे हुए हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सब है गुरु मात्रा या दीर्घ मात्रा में माने जाते हैं। इनकी जो मात्रा लगती है उसको आड़ी पाई के नाम से जाना जाता है। ये इसका संकेत है। छंद लिखते समय दो तरह की मात्रा होती है, एक तो खड़ी पाई, एक आड़ी पाई। अब ये मात्रा जब छंद हम समझाएंगे उस समय आपको समझा देंगे कि खड़ी पाई क्या होती है और आड़ी पाई क्या। ये इसका एक संकेत चिन्ह जो आई जैसा है, आड़ी पाई जो एस जैसा है, ये इन दीर्घ मात्राओं के लिए एक संकेत माना जाता है जो मात्राओं से संबंधित होता है। इसी प्रकार आप चलिए कि चरण क्या होता है। देखिए पद्य में या कविता में प्रत्येक चरण में 4 पद होते हैं। चरण पद को ही कहते हैं। जैसे मनुष्य चलता है अपने कदमों से चलता है, तो मनुष्य पैरों पर चल रहा है तो उसके पैर या चरण है जिससे चल रहा है। तो काव्य किसके कारण चलता है? इन चरणों के कारण चलता है। काव्य में भी अर्थात कविता में भी चरण होते हैं। इस चरण का दूसरा नाम पद या पाद भी कहा जाता है। इस चरण को ही पद या पाद कहते हैं। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। अमूमन देखा जाए तो लगभग प्रत्येक दोहा हो, चाहे कोई भी सोरठा हो, चौपाई छंद हो, सब में 4 चरण पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे छंद हैं जैसा कि छपय, एक छंद है जैसे छपय, और दूसरा नाम है कुंडलिया। कुंडलिया ये ऐसे छंद हैं जिनमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण अर्थात 6 पंक्तियां। पंक्तियों को ही चरण कहते हैं। दोहे में 4 चरण, जैसे चौपाई है, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कोई भी चालीसा है तो उसमें 4 चरण पाए जाते हैं। दोहा हो चाहे सोरठा हो, दोहे के चरण को अर्थात पंक्तियों को ही चरण कहा जाता है। इसी प्रकार आप वर्ण के बारे में जान चुके हैं, मात्रा समझ गए हैं, चरण समझ गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यति क्या होता है। यति के बारे में आप समझिए। यति का अर्थ होता है ठहरना। यति शब्द किसके लिए आता है? किसको कहते हैं यति? यति का अर्थ होता है ठहरना। ठहरना अर्थात विराम। काव्य में अर्थात कविता में उच्चारण करते समय जहां रुकना होता है, जहां थोड़े समय के लिए ठहरते हैं, अर्थात बीच में एक विराम चिन्ह लगता है, उसको यति कहते हैं। उसी का नाम यति है। ये जो चिन्ह लगता है, जैसे मान लीजिए कोई दोहा है, इसका एक चरण यहां अल्प विराम लग गया और आगे पूर्ण विराम लग गया। ये जो विराम चिन्ह लगे हुए हैं, इन विराम चिन्ह को यति कहा जाता है हिंदी साहित्य में। यानी छंद पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना है, या छंद पढ़ते समय यति का होना आवश्यक होता है, क्योंकि उच्चारण करते समय बीच में रुकना, जहां ठहराव आता है, उसको यति कहा जाता है। इस चिन्ह को यति कहते हैं। दूसरा शब्द अपने पास आया गति। गति क्या होती है?
गति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह है, प्रवाह है। अर्थात छंद का उच्चारण करते समय जो लय होती है, जिस राग में छंद बोला जाता है, उस प्रवाह को ही गति कहते हैं। छंद में गति का होना आवश्यक होता है। अगर छंद में गति न हो तो छंद निरस हो जाता है, अर्थात काव्य निरस हो जाता है, जो पाठक को प्रसन्न नहीं करता है कभी भी। लय क्या होता है? लय भी जो छंद की जो आरोह है या अवरोह, जो राग, जो मतलब गति प्रवाह है, उसमें लय का होना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार इसमें आदि शब्द मैंने लिखा है, तो इसमें एक शब्द आता है तुक। तुक क्या होता है? किसी भी दोहा या काव्य की अपन रचना करते हैं तो अंत में तुक का होना आवश्यक है। तुक का मतलब समान मात्रा। काव्य के अंत में जब मात्रा समान आती है तो उसको तुक कहते हैं। दोहे में अगर समान मात्रा आती है तो वहां तुक का होना आवश्यक होता है। और कई बार कैसा होता है कि कुछ काव्य ऐसे होते हैं जिसमें तुक नहीं मिलता है, तो जिसमें समान मात्रा, समान स्वर आते हैं, वो छंद तुकांत होता है। अर्थात जिसका अंत में तुक मिलता है, समान मात्रा मिलती है, उसको तुकांत। और जिसमें समान मात्रा यानी असमान मात्रा होती है, उसको अतुकांत कहते हैं। अतुकांत यानी जहां समान मात्रा होती है, अंत में जब समान मात्रा आती है वहां तुकांत, और जहां समान मात्रा नहीं होती है उसको अतुकांत छंद कहते हैं। इसके बाद मैं आपको समझाना चाहूंगा गण क्या होता है। देखिए, छंद में गण का होना आवश्यक होता है। अगर गण समझ में नहीं आया तो समझ लेना आप छंद से वंचित हैं। गण शब्द है। गण किसको कहते हैं? गण की परिभाषा है तीन वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब आप कहोगे सर वर्णों का समूह कैसे होता है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं। जैसे कै प्लस मैं प्लस लय, ये तीन अलग अलग वर्ण है, इनका समूह है। एक जगह आप लिखोगे तो कमल शब्द बना। ये तीन वर्णों का समूह है। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। जैसे भारत, भा प्लस रे प्लस तय, हमारे पास शब्द बना भारत। तो ये भारत शब्द ये तीन वर्णों का समूह है, जिसमें चाहे लघु मात्रा हो चाहे गुरु मात्रा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीन वर्णों का समूह है, गण कहलाता है। तो फिर आप कहोगे कि ये भारतीय शब्द है, इसमें कितनी वर्ण है? अपन गिनेंगे तो चार हो गए, तो यहां भारतीय तक तो गण है, ये भी नहीं है। इसलिए तीन वर्णों के समूह को ही गण कहा जाता है। तो आप गण, अब इस गण की पहचान के लिए हिंदी में गण कितने प्रकार के होते हैं? गण के प्रकार, गण 8 प्रकार के होते हैं। गण हमेशा 8 प्रकार के होते हैं। अब इस गण का स्वरूप देखने के लिए आप इन प्रकारों के बारे में मैं आपको एक गण का सूत्र लिखा रहा हूं। गण का सूत्र, गण ज्ञात करने के लिए आप इस सूत्र से आराम से 8 प्रकार के गणों को शीघ्र याद कर सकते हैं। इस सूत्र का नाम है ये
मा ता रा जय भा ने से ले गा। ये माता राजभान सलगा। ये माता राजभान सलगा। ये जो सूत्र है, इस सूत्र से आप आराम से गण जान सकते हैं, गण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये माता राजभान सलगा। अब आप कहोगे सर ये इतना बड़ा सूत्र हमसे तो याद नहीं होगा। इसको याद करने के लिए आप बहुत ही सरल तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप याद नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक ध्वनि बताऊं जिससे आप राग से आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अब ये जो शब्द है, ये मातारा जय भान सलगा, ये मातारा जय भान सलगा, जय भान सलगा। ये मातारा जय भान सलगा, ये मातारा जय भान सलगा। तो इसलिए आप किसी भी राग से किसी भी ध्वनि से याद कर सकते हो, ये माता राजभान सलगा। तो मैं समझ पाऊंगा कि आप इस सूत्र को याद कर चुके हैं इसी समय। अब गण 8 प्रकार के होते हैं। देखिए क्रम संख्या 1, मैं यहां एक सारणी बनाऊं, क्रम संख्या, फिर गण का नाम, मात्राएं या चिन्ह, इसको चिन्ह भी कहते हैं, फिर गण सूत्रानुसार उदाहरण, गण के सूत्र के अनुसार आपको उदाहरण लिखा करके मैं समझा रहा हूं। और अन्य उदाहरण, इससे अच्छी तरह से आप गण सीख सकते हो। छंद बनाते समय गण का होना अति आवश्यक है। जैसा कि ये सारणी आपको दिख रही है। नंबर 1, इसी सूत्र पर ध्यान दीजिए आप, ये माता राजभान सलगा। अब आप ध्यान दीजिए, मैं इस सूत्र से आपको गण का नाम याद दिलाऊंगा। आप इसमें प्रथम अक्षर ये ले लीजिए, इस ये को यहां लिख करके इसके आगे गण शब्द लिख दीजिए और बोल दीजिए ये गण। तो ये से ये गण बना। फिर नंबर 2, मैं यानी मां, तो इसमें से मैं वर्ण ले लीजिए और उसके आगे गण लिख दीजिए। तो हम बोलेंगे ये से ये गण, मैं से मगण। अब आप समझ गए, आगे वाला वर्ण भले इसकी मात्रा लगी हुई हो, आप उसका लघु वर्ण बोलिए। यहां नंबर 3, तय शब्द लीजिए और गण लिखिए। तो तय से तगण। उसके आगे वाला रा है तो रा का रे ले लीजिए, रगण, इससे बना रगण। इसके आगे वाला वर्ण है, विद्यार्थी आराम से समझ चुके हैं, और र के बाद में जय, तो आप जगण लिख दीजिए। फिर आया भा, तो भा का पहला वर्ण ले लीजिए, यानी भय शब्द, भय वर्ण और भय के आगे गण लिख दीजिए, भगण हो गया। फिर न, न से नगण, न से नगण। और नंबर 8,
8 में क्या है, से। अब से सगण हो गया। इसी सूत्र को एक बार फिर रिपीट कीजिए। ये से यगण, मैं से मगण, तैसे तगण, रैसे रगण, जैसे जगण, वैसे भगण, नैसे नगण और सैसे सगण। अब आप कहोगे सर ये 2 वर्ण बच गए, ल और गा, तो ये जो 2 शेष रहे हैं इसका लगन या गगन क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो इनमें क्या समूह नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप यहां से लीजिए, इन गण सूत्र अनुसार यानी गण के सूत्र के अनुसार हम इन्हीं का उदाहरण लेंगे। तो यहां से 3 वर्ण गिनो आप, ये मा ता। तो पहली लाइन में आप यहां लिखो ये माता, ये माता शब्द आ गया। अच्छा, फिर इसी में मात्रा की बात बाद में बताएंगे, पहले क्रम से बता रहा हूं मैं। तो ये माता हो गया। अब इसी ये को छोड़ दीजिए आप, और यहां मातारा, 3 वर्णों का समूह। जो दूसरी लाइन है मगन वाली, उसमें आप उदाहरण लिख दीजिए मातारा। फिर मां को छोड़िए, आगे के 3 वर्ण बनाओ ता से, ताराज। तो तैगण की सिद्ध में आप लीजिए ताराज, ये उदाहरण बन गया आपके सूत्र के अनुसार। फिर ता को छोड़ो, राज भा। तो रगण से, रगण के आगे लिखो रा जय भा, राजभा। अब रा को छोड़ने के बाद में आप शेष 3 वर्ण बनाओ, जैसे जय भा न। तो जगण की सिद्ध में लिखिए जय भा न, ठीक है। उसके बाद में जय छोड़िए, फिर भा न से। भगण के सिद्ध में लिखो, आपका उदाहरण है भानस। अब भाग को छोड़िए आप, न से लीजिए 3 वर्ण, न से ल। 3 वर्णों के समूह, यानी मात्र 3 वर्णों का समूह बनाना, 4 का नहीं, न 2 का बनाना, केवल 3 का, ओनली 3। यानी 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो न से ल, यानी अब नगण की सिद्ध में उदाहरण बना न से ल, नसल। और न को छोड़ दीजिए आप, और 3 वर्णों का समूह बना लीजिए सलगा। तो सगण की सिद्ध में लिखिए से ल गा। अब पूरे सूत्र के सभी वर्ण आ चुके हैं। फिर भी आप सोचना चाहें कि ल से अपन 3 वर्णों का समूह बनाए, तो ल गा आगे कोई वर्ण ही नहीं है। तो जहां 3 वर्ण नहीं, इसका मतलब गण नहीं। अतः आप समझ चुके हैं कि गण 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो यहां स तक तो बन गए, सलगा हो गया, लेकिन स को छोड़कर के ल से बनाए तो लगा, केवल 2 ही वर्ण बचे हैं, तो लगन नहीं बनता। इसलिए 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब मात्रा देखिए, हमने मात्रा बताई थी ह्रस्व स्वर, जिसमें आपको बताया था ए ई उ री, इनकी मात्रा को आई यानी खड़ी पाई से संबोधित करते हैं। तो ये पर एक ही ध्वनि है, तो इसमें आई लगेगी, यानी खड़ी पाई आएगी। मां, इसमें दीर्घ स्वर है, तो इसमें एस। इसके अलावा जो है आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये हैं। इनमें आड़ी पाई से संबोधित किया था। मैंने शुरू में आपको बताया था कि मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो जिन वर्णों में ह्रस्व स्वर की सहायता ली जाती है उसमें खड़ी पाई, और जिनमें दीर्घ स्वर की सहायता ली जाती है उसमें आड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। मात्रा लगाते समय ये पर एक मात्रा है, ये में ए है, तो इसका मतलब इसकी एक मानी जाएगी। ये मां में आ है, दीर्घ है, इसलिए इसमें आड़ी पाई यानी एस लगेगा। ता, इसमें भी आड़ी पाई, रा आड़ी पाई, इसमें खड़ी पाई, इसमें आड़ी पाई। तो इसको आड़ी पाई खड़ी पाई न बोल करके आप आई और एस का संकेत भी लिख सकते हैं। इसमें भी आई आएगा, इसमें भी आई आएगा, इसमें भी आई, इसमें गा यानी आकी ध्वनि है, इसका मतलब खड़ी पाई यानी एस आएगा। अब इन जो आपको उदाहरण आपने इस सूत्र से लिखा, ये माता,
तो इनकी मात्रा बनाओ। तो आप यहां एक को मैं लिख के बता दूं, एक यानी आई और ये एस एस, तो इसका जो मात्रा है या चिन्ह है वो आएगा आई एस एस। इसी प्रकार मा तारा, इन तीनों में क्या है, दीर्घ स्वर है, आ की ध्वनि है, इसलिए ट्रिपल एस, एस एस एस। तारा जय, एस एस आई, तो इसमें देखिए एस एस आई हो जाता है। राजवा, इसमें एस आई एस, तो इसमें एस आई एस लगता है। जबान में एक मात्रा, इसमें दो मात्रा, इसमें एक, यानी एस की दो मानी जाती है और आई की एक मात्रा मानी जाती है। तो इसमें जयगण के आगे आएगा आई एस आई। भानस, इसमें एस आई आई, तो ये चिन्ह आपका लग जाएगा एस आई आई। इसी प्रकार नस्ल, तीनों ही वर्ण लघु स्वर से बने हैं, इसलिए इसमें एक एक मात्रा मानी जाती है, इसलिए आई से संबोधित है, तो आई आई आई। सलगा, आई आई एस, तो इसमें आई आई एस, ये जो मात्रा चिन्ह हो गए, इससे गण की पहचान होगी। अब उदाहरण, ये माता, आप यहां कहानी शब्द लिख सकते हैं। कहानी, देखिए क में एक है, हामी एस है, इसमें भी एस है, इसका मतलब चिन्ह क्या है, आई एस एस, तो ऐसे बना सकते हो। मा तारा, तो इसमें तीनों में ही दीर्घ स्वर का प्रयोग करना है, तो कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे पांचाली, पांचाली, अनुस्वार जहां है और दीर्घ वर्ण है तो उसके अनुसार एस लगेगा, तो इसमें देखो ट्रिपल एस तीनों में आ गया। ताराज, इसमें जैसा कि आपको बता दें, आकाश शब्द ले लीजिए, आकाश, ये शब्द जैसे इसमें एस एस आई आ गया। राजबा, राजबा, इसमें जैसे अपन शब्द लेते हैं भारती, तो काव्य में जैसा ऐसा शब्द आए तो इसका मतलब इसमें दीर्घ लघु दीर्घ, यानी एस आई एस, राजवा। जय भान, इस प्रकार का जो शब्द है, जैसे मिलाप, मिलाप शब्द आ गया, तो इसमें आई एस आई, ये आई एस आई हो गया। भानस, इसमें आप जैसे अपना देश का नाम लिख दीजिए भारत, अब इसमें एस आई आई, तो ये चिन्ह आपका मिल गया। इसी प्रकार नस्ल, तो नस्ल की जगह आप कमल लिख दीजिए, तीनों वर्ण हैं जिसमें दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें आई आई आई, और ये तीनों मात्राएं मिल जाती। इस मात्रा की पहचान से आप शब्द की पहचान कर लेते हैं कि इसमें लघु वर्ण है या दीर्घ वर्ण। सलगा, तो इसमें आप अंतिम शब्द एक कोई भी ले लीजिए, जैसे सरिता, तो सरिता में आई, ये ह्रस्व स्वर छोटी की मात्रा है, तो इसमें भी आई, इसमें आ दीर्घ हो गया, तो इसमें एस हो गया। इस मात्रा के अनुसार आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, कोई भी मतलब दोहा या जो छंद होता है उसमें शब्दों में मात्रा लगाते हैं, मात्रा के अनुसार गण की पहचान होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गण का सूत्र ये माता राजभान सलगा। इस ये माता राजभान सलगा से आप ये से ये गण मैसे मगण तसे तगण रसे रगण जसे जगण भसे बगण नसे नगण ससे सगण। इसलिए हम कह सकते हैं कि गण 8 प्रकार के होते हैं। गण कितनी प्रकार के होते हैं? ये गण मगण तगण रगण जगण बगण नगण सगण। इसी सूत्र से आप गण का स्वरूप, गण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे का जो छंद का जो चरण है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।